हेलो दोस्तों, क्यूमैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपको पता है 2 दिन पहले एसएससी सीजीएल 2019 का टीयर 3 का रिज़ल्ट आया था और टीयर 3 के रिज़ल्ट के साथ टीयर 2 और टीयर 3 के मार्क्स को रिलीज़ किया गया है। जो मार्क्स रिलीज़ किया गया है इसकी वजह से स्पेशली टीयर 2 के जो मैथ्स में नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से छात्रों में काफ़ी हंगामा हो रहा है कि भाई कुछ लोगों का कहना है कि 18 वालों को ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है, कुछ को मानना है कि 16-17 वालों को ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है। तो सब अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं, जिस तरह का उनका स्कोर है, उनके फ्रेंड्स का स्कोर है, आसपास जो वो देख रहे हैं उसके हिसाब से वो लोग अपना निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि जो एक लार्जर चंक है जो आप देख रहे हैं उससे ज़्यादा डेटा हमारे पास है सर्वे के थ्रू, तो उसमें क्या बताया जा रहा है, क्या हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। और यहाँ चूंकि आप एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको डेटा देना चाहता हूँ। डेटा को आप खुद एनालाइज कर लो, आप खुद समझदार हो किस तरह से लेना है। बस डेटा का निष्कर्ष निकालने में आप जो डेटा दिया गया उसको रॉन्ग तरीके से ना लो। तो एक बार मैं ऊपर ऊपर बता दूंगा कि कहाँ क्या क्या दिया गया है ताकि जो आपकी सोच है वो सही डायरेक्शन में जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। पहले स्लाइड में बस यही बताया गया है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, लोगों में ये जो इतनी असंतुष्टि है, नाराज़गी है नॉर्मलाइजेशन को लेके टीयर 2 के मैथ्स का, तो हुआ क्या है। तो चलिए पहला एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं कि 15, 16 और 18 तीनों शिफ्ट में 200 200 200 रॉ स्कोर बच्चे लेके आए, तो उसको नॉर्मलाइज करके 248, 246 और 244 कर दिया गया। ये माना जाता है कि 18 वाला शिफ्ट काफ़ी इजी है, जो कि एक्चुअली फैक्ट भी है कि 18 वाला 15-16 के कंपैरिजन में काफ़ी इजी था, बट स्टिल वहाँ पे 200 स्कोर करने के बावजूद बंदों को 244 मार्क्स मिल गए हैं और 15-16 वालों को 248 और 246 मिला है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 44 और 46 में 2 मार्क्स का डिफरेंस है और 48 में 4 मार्क्स का डिफरेंस है। तो अगर मोटा मोटी कहा जाए तो भाई 15, 16 और 18 में जिन लोगों ने 200 200 200 लेके आया उन सबको इक्वल मान लिया गया है और सबके स्कोर बढ़ा के 244 से 48 तक कर दिए गए हैं। ये आपका पहला केस था। अब दूसरा केस देखते हैं कि भाई अगर 15 तारीख में आपने 127 रो स्कोर किया था तो आपके मार्क्स को नॉर्मलाइज करके 200 कर दिया जाएगा। वहीं 16 में 139 वाले रॉ स्कोर को 200 में डाल दिया जाएगा और 18 वाले में 192 वाले मार्क्स को 200 नॉर्मलाइज स्कोर कर दिया जाएगा। आप ध्यान दीजिए 192, 18 तारीख में 192 वाले बंदे को 15 तारीख के 127 और 16 तारीख के 139 वाले बंदे के बराबर रखा गया है। एक तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में क्या होता है कि अगर कोई बंदा, जनरली क्या होता है एग्जाम में, एग्जाम प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन भी मिस्टेक हो जाते हैं तो पर क्वेश्चन आपको 2 नंबर तो क्वेश्चन का चला जाता है और आधा नंबर नेगेटिव की वजह से चला जाता है। तो 10 क्वेश्चन गलत होने पे आपके 25 नंबर कट जाएंगे और आपको मिलेगा 75 मार्क्स, 175 मार्क्स। अब 175 केवल 10 क्वेश्चन रॉन्ग करने से हुआ है, जबकि 15, अब ये देखो 175 का जो नॉर्मलाइज स्कोर है 118 है, 118 है, जबकि 15 में केवल 30 नंबर लाने वाला बंदा 136 लेके आया है। 30 नंबर का मतलब केवल 15 क्वेश्चन उसने सही किए होंगे तो 30 नंबर आ गया होगा। मतलब कहने का है कि लगभग 90 क्वेश्चन सही करने वाला बंदा और केवल 15 क्वेश्चन सही बनाने वाले बंदे में 15 क्वेश्चन को ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा सुटेबल माना गया है। इसी तरह 16 में ये 36 है, 36 नंबर अगर लाया है तो 121 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 118 कर दिया गया है 18 वाले को, अगर 175 लेके आता है तो, जो कि काफ़ी एब्सर्ड है। लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा एब्सर्ड नॉर्मलाइजेशन किया गया है। 18 वाले में एक बंदे का मैंने देखा 31 रॉ स्कोर था और उसको नॉर्मलाइज करके इन लोगों ने -601 कर दिया है। तो ये किस तरह से जायज़ है ये तो एसएससी वाले ही बताएंगे। चूंकि ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है तो एसएससी वालों को भी ब्लेम करना ज़्यादा सही नहीं है। उन्होंने स्टैटिस्टिकल जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में फिट कर दिया, जितना एब्सर्ड रिजल्ट आना था आया। इस बात को छुपाने के लिए एसएससी वालों ने टीयर 2 के साथ
मार्क्स को रिलीज जानबूझ के नहीं किया और अभी किया। उनको पता था कि भाई रायता फैलने वाला है, उस टाइम भी फैलता, अगर उस टाइम फैलता तो अभी तक चीज़ें स्टेबल हो गई होती, जो भी सॉल्यूशन निकालना होता निकाल लिया जाता, बट इन लोगों ने जानबूझ के इस चीज़ को डिले किया गया है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब जल्दी जल्दी थोड़ा देखते हैं कि आगे स्लाइड्स में क्या है। आप इन सब चीज़ों को खुद से निष्कर्ष निकाल लेना। यहाँ पे इस स्लाइड में सेम चीज़ को थोड़ा ज़्यादा व्यापक रूप में बताया गया है कि अगर रॉ 200 हो, 190 हो, 160 हो, 150 हो तो क्या क्या होगा। 200 में तो भैया सबका ऐसे ही है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है, आप इजी शिफ्ट में हो या हार्ड शिफ्ट में हो सब बराबर है। 190 में भी लोगों के अगर आप देखोगे तो 190 अगर लेके आता है तो 242 और 238 हो रहा है 15-16 वालों को, जबकि 18 वालों को उतना फायदा नहीं हो रहा है। 190 वालों को उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना 200 वालों को हुआ है। इनफैक्ट 190 से कम 189 से जितने कम लोग हैं उनका नेगेटिव में मार्क जाना चला स्टार्ट हो गया है 18 नवंबर वालों का। 18 नवंबर का 189 से कम जितने लोगों का है उनके मार्क्स घटने चालू हो गए हैं। जैसे आप देखोगे कि किसी ने 160 लाया तो उसके 42 हो गए, जबकि 15 और 16 नवंबर में 200 से ऊपर है। सिमिलरली अगर 150 लेके आया तो 15-16 में 200 से ऊपर है, जबकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो रही है। और इसी तरह अन्य केस दिए गए हैं। 40 नंबर आने पे 560 नेगेटिव दिया गया है, 30 नंबर आने पे 600 से ज़्यादा नेगेटिव दिया गया है। तो ऐसा चल रहा है नॉर्मलाइजेशन। सेम चीज़ आपको थोड़ा और डिटेल में 5-5 के गैप में बताया गया है। ये स्पेशल केस 198 भी डाल दिया गया है, वरना सारा का सारा 5 के गैप में आपको बताया गया है कि भाई कितने कितने स्कोर हुए हैं। और यहाँ परसेंटेज में भी बताया गया कि आप अगर यहाँ ध्यान दोगे तो ये नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। मतलब जिसका जितना कम नंबर है 15 और 16 में, ठीक है, उसके उतने ज़्यादा मार्क्स बढ़ रहे हैं। मान लो कि 150 वाले का 43% इंक्रीज हुआ है, जबकि 200 वाले का 24% ही इंक्रीज हुआ है। और सेम चीज़ 16 में भी हुआ है कि इधर नीचे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, कम मार्क्स वालों का ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हुआ है और ऊपर वालों का कम इंक्रीज हुआ है। 18 तारीख में उल्टा हुआ है, ऊपर वालों का ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और नीचे वालों को घटता गया है। जितने कम स्कोर उतना ज़्यादा कम किया गया है मार्क्स को। सेम चीज आप यहां पे देख लोगे 145 से 100 तक के लिए सारा डिटेल्स बताया गया है। अब ये स्लाइड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग कि इस स्लाइड में ये बताया गया है कि 200 से ज़्यादा मार्क्स वाले कितने बंदे हैं। तो हमारे सर्वे, ये सारा का सारा हमारे सर्वे के डेटा पे बेस्ड है, तो उसी हिसाब से आप समझ के चलिएगा कि सर्वे के डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है। 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती। प्लस ये जो आपको दिख रहा है कि 200 प्लस 476 लोग हैं, 476, ये हमारे डेटा में है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा होंगे इससे, जो लोग 200 से ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड स्कोर लेके आ रहे हैं। ये स्कोर नॉर्मलाइज्ड है। 200 से ज़्यादा 15 में 476 लोग लेके आए। मेरे पास 671 सैंपल्स आए थे, जिसमें से 476 लोगों का 200 से ज़्यादा था, जो कि 70% होता है 671 का। इसी तरह 16 में देखोगे तो 838 लोगों का 200 से ज़्यादा है, जो कि 1149 सैंपल के अंदर में है। 1149 सैंपल के अंदर 839 सैंपल्स में 200 से ज़्यादा बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। अगर 18 में देखोगे तो 65% लोगों ने 200 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। अब अगर इस चीज़ को देखोगे तो कंपैरेटिवली आपको दिखेगा कि 15 और 16 में 200 से ज़्यादा स्कोर करने वाले परसेंटेज के वाइज ज़्यादा लोग हैं। अगर उससे जैसे जैसे नीचे आओगे, जैसे 190 और 200 के बीच में 89 लोग हैं 15 वाले शिफ्ट में, 16 वाले शिफ्ट में 150 है और 18 वाले शिफ्ट में 23 है। ये नंबर्स थोड़े से कंफ्यूजन कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको परसेंटेज में बताया गया है कि लगभग 13% 190 से 200 के बीच में था। 15 और 16 दोनों में 13% था, जबकि 18 में ये घट गया है और नीचे स्थिति बद से बदतर होती गई है। ऐसा हुआ है कि जो बिलो 150 है, आप देखोगे काफ़ी कम लोगों का 150 से कम आया है 15-16 में, जबकि 18 में बहुत ज़्यादा आया है। तो ये कह सकते हैं कि 18 में जिनका 200 में 200 आया है उनको अच्छा खासा फायदा हुआ है, बाकी सबको नुकसान हुआ है। और भाई 189 से नीचे लाने वालों का तो माइनस में मार्किंग गया हुआ है। अब सेम चीज़ हम लोग देखते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में 200 किसी का नहीं आया है, तो ऐसा कोई बंदा नहीं है।
और 195 से ऊपर है, बट चूंकि ये 5 के गैप में हम लोग यहाँ पे दे रहे थे तो कुछ नहीं है। आगे आपको दिखा दूंगा कि भाई शिफ्ट वाइज कितने हाईएस्ट गए हैं। तो अभी 5-5 के गैप में आप लोग देख लेना कि भाई 195 वाले का 201 हुआ है, 196 हुआ है और 197 हुआ है। तो अगर आप इंग्लिश में ध्यान दो तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मलाइजेशन अच्छे से हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का इशू कब अराइज होता है कि बहुत ज़्यादा पेपर के लेवल में वेरिएशन होता है, एवरेज मार्क्स बहुत ज़्यादा डिफर करता है, तो पूरा गुड़ गोबर हो जाता है, जैसा कि 18 तारीख के मैथ्स ने कर दिया है। इंग्लिश ने कुछ नहीं किया, इंग्लिश में सब कुछ स्टेबल है। बाकी आप लोगों को जो देखना होगा आप यहाँ पे चार्ट में देख लेना। ये इंग्लिश की चार्ट का कंटिन्यू है, सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे आपको डिटेल्स इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि ये डेटा हमें मिला ही नहीं था, इसलिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। जहाँ जहाँ डेटा था हमारे पास अवेलेबल वो हमने डाल दिया है। एक चीज़ आप इंग्लिश में यहाँ ध्यान दे सकते हो कि नीचे की तरफ मार्क्स बढ़े हैं, जैसा कि 15 में भी हुआ था। 16 वाले में क्या है, मार्क्स घटे हैं और 18 वाले में मार्क्स बढ़े हैं। तो जो इफेक्ट मैथ्स में 18 तारीख वालों के साथ हुआ था वो इफेक्ट इंग्लिश में 16 तारीख वालों के साथ हो रहा है। फर्क बस इतना है कि उतना लार्ज स्केल पे नहीं हो रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा एब्सर्ड नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल मोर और लेस सेम था, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर मैथ्स में भी 18 की मैथ्स में भी लेवल सेम होता तो कोई दिक्कत वाली बात होती ही नहीं। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश का देख लेते हैं, जो कि हमारे सर्वे के बेस आधार पर है। इंग्लिश में 200 से ज़्यादा 15 तारीख वाले में 3 बंदों के सैंपल मिले। एक्चुअल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, हमारे पास जितने सैंपल आए उसमें 3 लोगों के 200 से ज़्यादा थे। 16 में एक भी बंदा नहीं था जिसका 200 से ज़्यादा आए। ये समझ लीजिए 16 तारीख मैथ्स के 18 तारीख के इक्विवेलेंट है। और ये जो 18 नवंबर है वो उसमें 2 लोगों का 200 से ज़्यादा आया। इस तरह सारा सैंपल्स दिया हुआ है। अगर आप देखोगे चार्ट तो परसेंटेज में अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन को बेसिकली ऐसा ही होना चाहिए था कि ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट ना करे। बट ये 18 तारीख के मैथ्स का पेपर ऐसा दिया गया जिसकी सारी की सारी गलती टीसीएस की है कि भाई पेपर अगर वेंडर बनाता है तो उसको ध्यान देना चाहिए था। इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि भाई पेपर का जो लेवल है एकदम सेम रखना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा गलती टीसीएस की मानी जाएगी। इंग्लिश के बाद हम लोग देख लेते हैं एओ और जेएसओ के बारे में। मार्क्स रेंज 180 से ऊपर कोई नहीं है, 170-80 में 3 है, इधर 0 है। तो ये आप लोग देख लेना कि भाई क्या पैटर्न चला है एओ में। टियर 3 की बात करें, डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 80 से ज़्यादा 2 लोगों के आए हैं। इंग्लिश मीडियम में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और हिंदी मीडियम में जिन्होंने दिया था वो 1 लोगों के ज़्यादा है। 80 से ऊपर आई थिंक 83 गया हुआ है इंग्लिश वालों के, और हिंदी वालों का 81 है। वो एक और स्लाइड में आपको बताया जाएगा कि भाई एवरेज और हाईएस्ट मार्क्स सर्वे के हिसाब से कितना गया हुआ है। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो कॉम्परेटिवली थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा मार्क्स हैं बच्चों के हिंदी के, बट इस चीज़ को कंपेयर करना सही नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही आप मान सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे देखना चाहिए कि काफ़ी लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है और काफ़ी लोगों को काफ़ी कम नंबर दिए गए हैं। अच्छे स्कोर वालों को, जिनका टियर 2 तक स्कोर काफ़ी अच्छा था, उनका इंग्लिश में काफ़ी कम नंबर दिए गए हैं और काफ़ी लोगों को तो डिस्क्वालीफाई भी कर दिए गए हैं। जो आप देख सकते हो इतने परसेंटेज लोगों को सीधा डिस्क्वालीफाई 0 मार्क्स देके कर दिया गया है। कुछ के मार्कशीट में लिखा हुआ है कारण, कुछ के मार्कशीट में केवल डैश दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है। टियर 3 पूरा का पूरा लक बेस हो चुका है। यहाँ केवल लक में एवरेज मार्किंग कर दिया गया है। कंटेंट पता नहीं लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, किस तरह से मार्किंग करते हैं। अच्छे बच्चों को मार्किंग बहुत ही कम कर दिया गया है। एवरेज टाइप के बंदों का मैं देख रहा हूँ कि 65-70 टाइप के नंबर भी आए हैं। तो अब ये लक बेस्ड है या वो डिस्क्रिप्टिव लिखने में अच्छे हैं, यूपीएससी टाइप के बच्चे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट ये बात है कि इनको काफ़ी लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है। काफ़ी अच्छे मार्क्स वालों का बिलो 40 भी आए हुए हैं मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में। अब ओवरऑल अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 700 से ज़्यादा आउट ऑफ 700 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो 700 में 700 से ज़्यादा कितने लोगों का आया है? तो भाई 3 लोग मुझे ऐसे मिले जिनका 700 से ज़्यादा आया है। और भी लोग होंगे, बिल्कुल होंगे,
ये हमारे सर्वे डेटा के बेस पे हमारे पास जितने सैंपल आए, एक्चुअली हमारे पास और भी ज़्यादा थे, 3 से ज़्यादा थे, बट हमने बहुत सारे डेटा को डिलीट कर दिया, फिल्टर आउट कर दिया। जब हमने वेरीफाई किया तो उनके मार्क्स ही मैच नहीं हो रहे थे। किसी ने खुद का सेल्फी डाल रखा है, किसी ने क्या डाल रखा है, भाई पंखे का फोटो डाल रखा है, किसी ने रिजल्ट का राइट अप डाल दिया। तो उन सबको मैंने कैंसिल कर दिया। जिन लोगों ने अपने खुद के स्कोर डाले थे केवल उन्हीं के स्कोर को डाला गया है, और इस टॉप 3 में तीनों के तीनों 700 के ऊपर वाले हैं। अगर आप बाकी मार्क्स रेंज में देखोगे तो 690 से 700 के बीच में 9 लोग हैं, और 690 से जो ऊपर है वो 12 लोग हैं। इस तरह से आप देख सकते हो। ये सीरियल नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 11 तक है, उसके बाद फिर वापस से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कन्फ्यूज़न मत होना इन सब चीज़ों में। अब किस किस नंबर रेंज में कितने हैं, 630 से ऊपर कितने हैं, तो भाई 1054 हमारे सैंपल में है। आप फिर इसको स्टडी कर लेना PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम वाले चैनल से। सेम चीज़ में एग्ज़ाम डेट के हिसाब से आपको बताया गया है कि 15, 16 और 18 वालों में कैसे कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि 700 प्लस 15 में कितने हैं, 16 में कितने हैं और 18 में कितने हैं। तो नंबर्स भी दिए हुए हैं कि भाई 700 प्लस एक बंदा 15 में है, 16 में एक भी नहीं है, और 18 में 2 बंदों के 700 प्लस है। नंबर कॉम्परेटिव चीज़ है। आप परसेंटेज देखोगे तो आपको थोड़ा बेटर आइडिया मिलेगा। ये परसेंटेज क्यूमुलेटिव पे निकाला गया है, ये नंबर्स पे नहीं निकाला गया कि कितने बंदे हैं। मान लो कि अगर 650 से ज़्यादा 116 बंदे हैं तो ये इस 670 का 17% है। इस तरह से आप सारे 16 और 18 का निकाल सकते हो। तो फिर आपको पता चलेगा कि एवरेज कितना। अगर आप बोलोगे कि भाई 650 से ज़्यादा मार्क्स वाले कितने लोग हैं, तो 17% लोग 15 तारीख वाले हैं, 18% 16 तारीख वाले हैं, और 22% 18 तारीख वाले हैं। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं परसेंटेज वाइज से, 18 तारीख वाले। बाकी इस स्लाइड में आपको जो भी मैथ्स और इंग्लिश के एवरेज मार्क्स थे और हाईएस्ट मार्क्स थे, ऑब्वियसली मैथ्स में हाईएस्ट 200 थे, और हमारे पास जितना डेटा थे 18 तारीख में 130 बच्चे ऐसे थे जिनका 200 में 200 था, 16 के 3 थे और 15 के 1 थे। ओरिजिनल डेटा ज़्यादा होगा, ये हमारे केवल सर्वे में आए हुए डेटा, वेरीफाइड डेटा के बेस पे मैं बता रहा हूँ। एवरेज मार्क्स 141, 51 और 186। इसमें क्या हुआ कि एवरेज मार्क्स बढ़ा दिया गया है। अगर नॉर्मलाइज्ड एवरेज देखा जाए तो नॉर्मलाइज्ड एवरेज घट गया है इनका। क्यों घटा है भाई? इतना ह्यूज नेगेटिव कर दिया है इन लोगों ने कि घट गया है। ऐसा नहीं कि इनको इस रेंज पे लेके आया है। जितना 15 और 16 का नॉर्मलाइज्ड एवरेज मार्क्स है उसके बराबर नहीं किया गया। अगर आप हाईएस्ट मार्क्स को देखोगे तो वो मोर और लेस बराबर कर दिया गया है, बट एवरेज वाला नहीं किया गया है। एवरेज में 18 वाले काफ़ी पीछे चले गए हैं, बिल्कुल जाएंगे 300 600 माइनस में जा रहे हैं मार्क्स, तो एवरेज कम होना ही होना है। इंग्लिश में आप देखोगे तो भाई इंग्लिश का एवरेज ऑलमोस्ट सिमिलर था। अगर आप नॉर्मलाइज्ड एवरेज देखो तो वो और बेटर पोजीशन में कर दिया है। जितना यहाँ पे डिफरेंस था लगभग 5 नंबर का, वो चीज़ यहाँ कम कर दिया है। हाईएस्ट डिफरेंस 2 नंबर का है। और अगर हाईएस्ट की बात करें तो हमारे पास 196.25, 97.5 और 199 रॉ स्कोर में हाईएस्ट थे, और नॉर्मलाइज में इतने थे। तो ये सब आप देख लेना अपने हिसाब से। अगर एओ और जेएसओ की बात करें तो एओ में एवरेज 77.65 और हाईएस्ट 179.96 था, और जेएसओ में 45.11, 146 था। टीयर 3 की बात करें तो टीयर 3 के इंग्लिश में जिन लोगों ने पेपर दिया था उनका एवरेज 55.91 था, हिंदी वालों का 53.16 था, और हाईएस्ट इंग्लिश में जिन्होंने पेपर दिया था 83 गया था और 80 गया था। ये भी हमारे सैंपल के हिसाब से एक्चुअल जो हाईएस्ट है वो ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि स्लाइट एज आपको इंग्लिश में जिन्होंने दिया है उनको मिला है एज पर आवर सर्वे डेटा। अब ये कुछ नाम आपको दिए गए हैं कि भाई सर्वे में जो हमारे 700 से ऊपर वाले 3 लोग थे वो कौन थे। तो ये कुछ टॉपर्स हैं, इनसे ऊपर भी कुछ टॉपर्स होंगे जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। कुछ लोगों का हो सकता है कि वो जेन्युइन हो और मार्क्स अपलोड नहीं किए हों, इस वजह से उनका रिमूव कर दिया गया है नाम, तो उनको भी इंक्लूड नहीं किया गया। तो यहाँ पे जिन लोगों का नाम है उन लोगों के मार्क्स को देख के वेरीफाई किया गया है। सिमिलर चीज़ एओ के लिए भी दिया गया है, जेएसओ के लिए भी दिया गया है। ये सब आप लोग देख लेना।
अब बात करते हैं कि भाई इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हो हंगामा मचा हुआ है पूरे, आप एसएससी कम्युनिटी में देखोगे तो अब जितने लोगों के पास प्रॉब्लम है, अभी हम लोगों ने देखा कि भाई 18 तारीख का पेपर इजी था, इजी होने के बावजूद 200 जिन लोगों ने लाया 18 तारीख को और जो 16 तारीख या 15 तारीख को जो 200 लेके आए हैं, उन दोनों का नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप मान लो तो लगभग 244 के आसपास सारे लोगों को डाल दिया गया है। तो इस वजह से जिन लोगों ने 18 तारीख को 200 स्कोर किया वो बेनिफिट में रहेंगे ही रहेंगे, जबकि 18 तारीख के थोड़े लो स्कोरर जिनका सिलेक्शन स्पेशल पोस्ट में होता है, एक्स सर्विसमैन में होता है या तो फिर पर्सन विद डिजेबिलिटी में होता है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको थोड़ा दिक्कत होगा। तो जितनी भी पार्सलिटी हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी हंगामा है। तो छात्र बहुत सारे मैसेज कर रहे थे, तो उन जितने भी क्यूरीज उनकी थी उन सारी क्यूरीज का सॉल्यूशन इस स्लाइड में आपको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। काफ़ी लोगों ने बोला कि भैया री एग्ज़ाम करवाना है, तो अगर आपको लगता है कि री एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से पूछ रहे हैं तो भाई 0% है, री एग्ज़ाम नहीं पॉसिबल है। 2017 का केस हमने देखा है, वो केस काफ़ी स्ट्रांग था कंपैरेटिव तो ये जो आप नॉर्मलाइजेशन का केस अगर बोलोगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, तब नहीं हुआ तो अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और री एग्ज़ाम का तो कोई तुक नहीं बनता है, तो ये भाई चांस नहीं बनता है। दूसरे कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई रिफॉर्म्स कराते हैं, टियर 2 को सिंगल डे में कराते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सजेशन है, इसको हम लोगों ने पहले भी बोला था, बट एसएससी के कान में जू नहीं रेंगती है, अभी तक सुना नहीं। अगर हो सकता है आप लोग और ज़्यादा एफर्ट लगाओ तो एसएससी मान ले, लेकिन ये मानेगी अगर तो भी 2020 से मानेगी, 2019 में इस चीज़ को करने का चांस नील है। ये अब नहीं कर सकती क्योंकि सिंगल डे में कराने के लिए फिर से री एग्ज़ाम करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर सिंगल डे वाली बात है तो ये 2020 में ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। कुछ लोग ग्रुप में लिख रहे हैं भाई हम कोर्ट केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखो बाबू, ये बात जान लो कि कोर्ट केस एक्चुअली हो भी चुका है, कुछ दिन पहले ग्रुप में शेयर भी हुआ था कि एक कोर्ट केस नॉर्मलाइजेशन को लेके हुआ है। अभी आप कोर्ट केस किया गया है कैट में, कैट से कोर्ट केस आप जीत लोगे, एसएससी उसको हाई कोर्ट तक लेके जाएगी, अपील करेगी। अगर आप हाई कोर्ट में भी जीत जाते हो तो भी सुप्रीम कोर्ट तक ले आएगी, जबकि यहाँ भी चांसेस थोड़ा कम है आपकी जीतने का, कम तो यहाँ भी है, चलो किसी तरह जीत के आप हाई कोर्ट भी पहुँच गए तो यहाँ भी चांसेस कम है। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ये चांसेस कम किस चीज़ के लिए है, री एग्ज़ाम के लिए। री एग्ज़ाम कोर्ट कभी नहीं कराएगा, बहुत ज़्यादा हुआ तो कोर्ट क्या कराएगा, एक आपकी कमेटी बनवा देगा। आपने अगर थोड़ा ध्यान दिया होगा तो पिछले साल 2018 में एक केस हुआ था, एक यूएफएम करके प्रॉब्लम इशू हुआ था डिस्क्रिप्टिव के पेपर में, तो काफ़ी सारे बच्चों को यूएफएम से फेल कर दिया गया था। तो उसके हिसाब से कुछ केस हुए थे, कुछ हंगामा हुआ था, काफ़ी रिप्रेजेंटेशन डाला गया था। तो एसएससी ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और उस रिपोर्ट के आधार पर लगा कि भाई ये गलत हुआ है, और अगर ये गलत हुआ है तो इसमें चेंजेस होना चाहिए, और उस टाइम के लिए यूएफएम को ड्रॉप कर दिया गया। तो काफ़ी जो बच्चे फेल थे वो पास हुए और उनका नाम आ गया सिलेक्शन लिस्ट में, वापस से रिवाइज रिजल्ट निकाला गया। तो राइट नाउ अगर आप कोर्ट केस से कमेटी बनाते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप एक काम करो, रिप्रेजेंटेशन दो। कोर्ट केस तो जिन्होंने किया है, चलिए उनका जो चल रहा है चलने दीजिए, आप एज एन इंडिविजुअल आप रिप्रेजेंटेशन डालो और रिक्वेस्ट करो कि भाई ये गलत हुआ है हमारे साथ, एक कमेटी इसकी निष्पक्ष जांच करे, और कमेटी ने अगर पाया कि हाँ भाई डिस्क्रिपेंसी है तो फिर ये लोग उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे कि क्या करना चाहिए, करने में क्या ऑप्शन हो सकता है। री एग्ज़ाम एक्चुअली वो लोग कराएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ तो वो क्या करेंगे, फॉर्मूला ही चेंज कर देंगे। ये जो फॉर्मूला एसएससी यूज़ कर रहा है काफ़ी एब्सर्ड रिजल्ट दे रहा है। फॉर्मूला आईबीपीएस भी यूज़ करता है, लेकिन आईबीपीएस में ऐसे एब्सर्ड रिजल्ट आज तक देखने को नहीं मिले। तो हो सकता है कमेटी की ये रिपोर्ट कर दे कि भाई आईबीपीएस वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो या कोई और फॉर्मूला यूज़ कर लो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन दे के कमेटी बनवाना कोई आसान काम नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सोशल मीडिया की तरह प्रेशर बनाना पड़ेगा, और सोशल मीडिया के साथ साथ जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, एनडीटीवी हुआ या कुछ कुछ ऐसे चैनल से जो स्टूडेंट्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं,
तो मेन स्ट्रीम मीडिया की भी हेल्प लेके इस चीज़ों को हाईलाइट किया जा सकता है। जब तक आपका मुद्दा हाईलाइट नहीं होगा तब तक कोई ध्यान नहीं देने वाला है। अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि भाई CGL 2020 भी आ रहा है 1 महीने में, और यहाँ पे रायता जो फैला हुआ है 2019 का, तो बच्चे क्या करें? तो भाई सिंपल सी बात है, आपका सबसे ज़्यादा जो मेजर फोकस होना चाहिए वो CGL 2020 में होना चाहिए। अभी टाइम ऐसा आ गया है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इन सब चीज़ों में स्ट्रगल भी करना पड़ता है। छात्रों को ट्विटर में एक्टिव रहना पड़ता है, ट्विटर कैंपेन करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को हमने ट्विटर से भी करवाया है। अभी रेलवे का भी 2-3 ट्विटर कैंपेन सक्सेसफुल हुए हैं। कैंपेन्स में थोड़ा पॉलिटिक्स कम रहे तो ही अच्छा है। सरकार को टारगेट ना करके आयोग को टारगेट किया जाए और सरकार से गुजारिश किया जाए कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज़ हमको न्याय दिला दो। ओके, तो पढ़ाई तो आपको करनी ही है, आपको मैक्सिमम टाइम पढ़ाई ही करनी है। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो और पढ़ाई ही करो। बट साथ में जब आपको बुलाया जा रहा है, आपके जो कॉमरेड्स हैं, जो आपके साथी हैं, वो आपको खुद के लिए नहीं, सबके लिए एक स्ट्रगल हो रहा है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है और जेन्युइन प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर ट्विटर कैंपेन के लिए या तो फिर रिप्रेजेंटेशन कैंपेन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बुला रहे हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समय निकालना है। अगर दिन में आप 30 मिनट निकाल देते हो तो आपके पास पूरा दिन है। और वो ये कैंपेन्स हर दिन तो होते नहीं है, कुछ कुछ दिन ही होते हैं। तो आपको थोड़ा इस चीज़ में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा सोशल मीडिया के, चाहे वो ट्विटर से हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन हो। देखो बात ये है ना कि ये जो ट्विटर है ना, ट्विटर केवल प्रेशर है, इससे कोई सरकारी काम होता नहीं है। सरकारी तंत्र रिप्रेजेंटेशन से चलता है। आप रिप्रेजेंटेशन भेजोगे और मैं तो बोलता हूँ मास रिप्रेजेंटेशन भेजोगे तो वो सारी चीज़ें फाइल्स बनती हैं। अब उस फाइल को करना पड़ता है डिस्पोज, ठीक है। अब डिस्पोज कैसे करते हैं वो लोग, वो उन पे डिपेंड करता है कि वो सिंपल सा एक रटा रटाया लाइन मार के आपको, मतलब लाइन कॉपी पेस्ट करके दे दें कि ये रूल के हिसाब से ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप बहुत ज़्यादा जब सोशल मीडिया की तरह बताओगे, सोशल मीडिया के थ्रू कि भाई हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, वो अन्याय हुआ है, तो उनको काम करना पड़ेगा और बिना कोड के भी आपको ये सीधा कमेटी ला के दे देंगे। अगर इन्होंने कमेटी बना दिया तो ऑब्वियसली कमेटी जांच करेगी। अभी हमारे पास केवल लगभग 2600 लोगों के डेटा हैं, लेकिन कमेटी के पास सारे के सारे फुल डेटा रहेंगे और वो फुल डेटा को एनालाइज करेगी और वो बेटर बता पाएगी कि हुआ क्या हुआ है। ये छोटे से सैंपल में केवल हमें पैटर्न पता चलता है। आप ये समझो, आज तक मतलब 2016 से जितने भी इस तरह के एनालिसिस हुए हैं वो सब सही हुए हैं, बस थोड़े से उसमें मार्क्स, एवरेज मार्क्स ज़्यादा होता है, बट मार्क्स का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। ये हम लोगों ने 2017 और 18 में जो एक्चुअल डेटा सर्वे के थ्रू हमें मिला था, उसके थ्रू हम लोगों ने देखा था, जो भी लगभग 50,000 लोगों का जो सर्वे का डेटा मिला था उसके हिसाब से। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि जितने भी सर्वे का डेटा आता है पैटर्न सेम रहता है, बस नंबर चेंज हो जाते हैं, एवरेज कम हो जाते हैं। बट जो अगर कहा जाता है कि ये शिफ्ट इजी है, ये शिफ्ट हार्ड है, तो भाई एक्चुअल में ऐसा होता है, ऐसा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। पैटर्न सेम रहेगा, बस डेटा हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा। 2017-18 का जो भी 50,000 के ऊपर का डेटा, सर्वे डेटा था, उसको हमने वेरीफाई कर रखा है ये सब चीज़ों में। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही है। अगर आप देखना चाहो तो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। 4800 में कितनी वैकेंसी है, 4600 में कितनी है, 4200 में, JSO में कितनी है, 2800 में कितनी है और 2400 में कितनी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई ये एक्स्ट्रा आपकी हॉरिजॉन्टल वैकेंसी है, रिजर्वेशन है, जो कि चला जाएगा। तो इफेक्टिव वैकेंसी आपके पास इतना ही बचेगा, जो कि लगभग 93% है। उसके अलावा भी जितने रिजर्वेशन है उन सबको भी आप देख लो। ये जो हॉरिजॉन्टल वैकेंसी है ये इन्हीं सब वैकेंसी से निकाली जाती है, ये सारी वैकेंसीज। तो आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि भाई आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्या हुआ है इस नॉर्मलाइजेशन में। और बाकी चीज़ें आप लोग आराम से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। इस पावर पॉइंट का जो भी PDF होगा वो आप डाउनलोड कर लेना और ख़ुद से एनालाइज कर लेना। मैं बस ये वीडियो केवल थोड़ा ये बताने के लिए किया था कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो और काफ़ी समझदार हो, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग ग्रुप में भरे हुए हैं। तो ऑल द बेस्ट, देखिए क्या होता है। और चलिए, थैंक यू।